हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया फ्रॉम क्लास 8 का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में हमने द एज ऑफ कॉलोनिज़म ये जो टॉपिक था इसको हमने कवर कर लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिफोर यूरोपियन कॉलोनिज़म इंडिया अ लैंड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स कि ये जो टॉपिक है ये हमें ये बताने वाला है कि यूरोपियन कॉलोनिज़म से पहले जो इंडिया है वो एक लैंड ऑफ वेल्थ कहलाती थी, जिसकी अपनी प्रॉस्पेरिटी थी। मीन्स लैंड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कहलाती थी। मीन्स अब अगर हम सबकी बात करते हैं, आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसे आपने कई गाने भी सुने होंगे जो इंडिया को रिच और प्रॉस्परस बनाते हैं। आपने वो वाला गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो इस गाने में ये बताया जा रहा है कि हमारा जो देश है उसकी धरती ऐसी है कि जहाँ से सोना, चांदी, हीरे, ये मतलब अनकाउंटेबल जो है मिले हैं। और जो यहाँ के स्पाइसेस थे उस टाइम पे, और जो यहाँ का टेक्सटाइल था, जो इंडिगो की खेती करवाई जाती थी उस टाइम पे, इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया बहुत वेल्थी कंट्री था। मतलब अगर इंडिया को कॉलोनियल नहीं बनाया होता यूरोपियन ने अपना, तो मे बी आज इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री में काउंट हो रहा होता, डेवलपिंग कंट्री के अंदर नहीं आता। तो वो कौन सी चीज़ों की वजह से, किन रीजंस की वजह से इंडिया को लैंड ऑफ वेल्थ कहा जाता था बिफोर यूरोपियन कॉलोनिज़म। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो आप यहाँ पे कोट देख रहे हो, इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, अ लैंड ऑफ वेल्थ, स्किल एंड ग्रेटनेस। कि इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और एक ऐसी लैंड थी जहाँ पे वेल्थ, स्किल, कौशल की अगर हम बात करते हैं, इनकी कमी नहीं थी। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब था। हब मीन्स कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा करी जाती है। मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि हब हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, बट वो अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो पूरा एक सेंटर बन जाता है उसी चीज़ का, तो हम उसको हब कहते हैं। यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करी जा रही है। सो अप टिल द 18th सेंचुरी इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली फाइन कॉटन, सिल्क एंड मसलिन। तो अगर 18th सेंचुरी तक की बात करी जाए तो जो इंडिया था वो वर्ल्ड में लीडिंग मैन्युफैक्चरर था। वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर मतलब कि वर्ल्ड में लीड कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग को। जो चीज़ें बन रही थी उस टाइम पर, जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वो लीड कर रही थी ग्लोबल मार्केट को। जहाँ पर हमारे पास जो टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल जो है वो बिलोंग करता है जो क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ होती है उनसे। अब मेनली क्या था कि जो कॉटन था हमारा बहुत फाइन होता था, मतलब सूत का काम बहुत अच्छा होता था यहाँ पे। सिल्क जो कपड़ा आता है सेरीकल्चर के थ्रू होता था, और मसलिन जो मखमल का कपड़ा जिसको हम कहते हैं। ये जो क्लोथ्स हैं या फिर इन टेक्सटाइल्स की बात करते तो वो इंडिया का सबसे प्योरेस्ट जो है, प्योरेस्ट टेक्सटाइल जो थी वो इंडिया की ही थी। It accounted for nearly 25% of the global industrial output। और देखा जाता है कि इंडिया जो है उस टाइम पर ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% खुद का जो था देखा था। यानी कि सिंपली अगर बात करिए पूरे देश की जीडीपी की बात करी जाए उस टाइम पे, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात करी जाए तो 25% कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे इंडिया का होता था वर्ल्ड की जीडीपी में। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन सेंटर्स की। यहाँ पर तो उस
टाइम पर जो हमारे अर्बन सेंटर्स थे वो भी लीड कर रहे थे ग्लोबल मार्केट में। इंडिया हैड अ हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन फॉर द टाइम। मीन्स कि इंडिया जो है बिफोर द कॉलोनिज्म, इंडिया अर्बनाइजेशन की हाई लेवल पर था। शहरीकरण की जो व्यवस्था थी उसमें सबसे उच्चतर स्तर पे था वो। सिटीज़ लाइक दिल्ली, आगरा, सूरत एंड मसूलीपट्टनम वर थ्राइविंग हब्स ऑफ कॉमर्स एंड क्राफ्ट। तो जो शहर थे जैसे कि दिल्ली, आगरा, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये वो शहर थे जो कॉमर्स और क्राफ्ट के हब थे, मतलब सेंटर थे एक तरीके के। चाहे आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की बात करो या फिर कॉमर्स से रिलेटेड वाणिज्य, यानी कि जिसको हम ट्रेडिंग कह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, आप इन सब चीज़ों की बात करो तो ये जो शहर थे उस टाइम पर हब थे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड नेटवर्क्स की। तो ऑब्वियसली इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क है वो उस टाइम पे काफ़ी था। एक मिनट, ठीक है। सो ट्रेड नेटवर्क्स की बात करें तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहर के देशों के साथ भी जो है ट्रेडिंग करता था। जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, तो इनके साथ भी होता था। रोम हो गया उस टाइम पे, इजिप्ट हो गया, इनके साथ भी व्यापार किया जाता था। सो इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ अ वास्ट इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क। तो जो इंडिया था वो उस टाइम पे एक इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा नेटवर्क था। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता था, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहर के देशों के साथ भी करता था। इट एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड इंडिगो टू यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, द मिडल ईस्ट एंड चाइना। तो उस टाइम पे जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था स्पाइसेस यानी कि मसालों का, टेक्सटाइल्स का, जो कीमती पत्थर हुआ करते थे उस टाइम पे, रूबी है, डायमंड है, इन सब चीज़ों का। इसके अलावा जो इंडिगो है, इंडिगो यानी कि जो नील आज के टाइम पे लोग वाइट कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो नील ना उस टाइम पे कपड़ों को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अभी भी यूज़ किया जाता है। तो नील का जो था वो एक्सपोर्टर था। और यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी, प्लस चाइना और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी, यहाँ पे इनकी हाई डिमांड्स थी। और इंडिया का जो रिलेशन था वो भी बहुत अच्छा था उनके साथ। बट यूरोप की अगर हम बात करते तो यूरोप के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना रहा कि वो हमसे सिर्फ हमको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया अपने फ़ायदे के लिए। और जिस पे अगर कोई उनको ना दे या फिर इंपोर्ट करवाए कोई चीज़, खुद से अपना सामान एक्सपोर्ट करे तो उस पर हैवी ड्यूटी एंड हैवी टैक्स लगाते थे। इन रिटर्न इट रिसीव्ड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बुलियन। तो अगर देखा जाए अब जब भी ट्रेडिंग होती थी तो उस टाइम पे जो था ना, गोल्ड सबसे ज़्यादा चलन में था। तो गोल्ड के थ्रू जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि अगर हम मनी ट्रांजैक्शन की बात करें तो गोल्ड के थ्रू किया जाता था, सिल्वर के थ्रू किया जाता था। तो इसके बदले में उन्हें ह्यूज क्वांटिटी में, भारी मात्रा में सिल्वर और गोल्ड मिलता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे उस टाइम पे। मतलब इंडियन विलेजेस ऐसे थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको अपनी ज़रूरतों के लिए शहरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, या कहीं से कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करवानी पड़ती थी, इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती थी। तो सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन निकलता था वो उनकी बेसिक नीड्स को ईजिली कंप्लीट करता था, फुलफिल करता था। सो मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस दैट वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। तो मोस्ट ऑफ लोग जो उस टाइम पे हुआ करते थे वो विलेजेस के अंदर रहा करते थे, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो था वो धीरे धीरे चलता ही जा रहा था। बट मोस्ट ऑफ लोग जो होते थे उस टाइम पे वो विलेजेस के अंदर रहा करते थे, तो वो सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि अपनी ज़रूरतों को खुद से ही पूरा कर लेते थे, मतलब जो भी वो प्रोडक्शन करते थे उससे उनकी नीड्स जो है, बेसिक नीड्स, वो फुलफ़िल हो जाती थी। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज़ थ्रू एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो वो जो भी प्रोड्यूस करते थे वो अपने लिए खुद खाना, मतलब खुद फूड प्रोडक्शन करते थे अपना, और जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो ज़रूरतें होती थी, वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू पूरी हो जाती थी। और इसके साथ क्या होता था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब कि घरेलू उद्योग हुआ करते थे, कि लोग घर से ही कोई ना कोई काम स्टार्ट रखते थे, एक तरीके से एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे उस टाइम पे वो लोग भी, कि अपना एक स्मॉल बिज़नेस जो है अपने घर से ही चलाते थे।
जैसे कि कुम्हार हो गए उस टाइम पे, ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ की बात करते हैं हम, तो ये अपने ही घर से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी थी वहाँ पे। इसके साथ साथ वेविंग, पोट्री मेकिंग, मीन्स जो कुम्हार होते थे वो करते थे। साथ में हर्डिंग भी होती थी, जानवरों को पाला जाता था, और जो मिल्क होता था या फिर जो उनका डेयरी प्रोडक्ट जो भी बनाते थे उसको सेल आउट करते थे वो। तो जो गांव भी थे ना उस टाइम पे, वो भी सेल्फ सफिशिएंट थे। उनको भी अपने नीड्स के लिए या फिर अपने खुद के खाने के लिए कहीं से कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं करवानी पड़ती थी, शहरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, वो सेल्फ सफिशिएंट थे। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप की, कि एक हमारे पास रीज़न आता है कि किस तरीके से वेल्दी एंड प्रॉस्पर था इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बेस पे। इकोनॉमिक मीन्स की जहाँ पे हमारी लाइवलीहुड की बात करी करी जा रही है, जहाँ पे अर्निंग की बात करी जा रही है, मनी कॉन्टेक्स्ट में जहाँ बात हो रही है कि लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, वो हमने जाना। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप में हम क्या जानेंगे, जो राजनीतिक नक्शा था उस टाइम पे या फिर जो रूलर्स रहा करते थे वो कैसे थे। तो ऑलरेडी आपने चैप्टर 3 में जो मराठा एम्पायर वाला चैप्टर था, और जो सेकंड चैप्टर था हमारा दिल्ली सल्तनत वाला, और जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जो हमारा रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप था, उसमें हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में, मराठास के बारे में, राजपूत के बारे में और सल्तनत के बारे में जाना था। हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कैसे गवर्नेंस करते थे, सोसाइटी किस तरीके की थी उस टाइम पे। तो ये जो टॉपिक होगा ना, मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप की, तो जो मुग़ल्स थे उन्होंने रूल किया, रीजनल पावर्स रही हमारी, जैसे राजपूतों की, जो कि राजस्थान वाला एरिया जो था वो राजपूतों के अंडर था। मराठास थे जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया था उनके पास। ऐसी दक्कन सल्तनत थी हमारी, जो कि दिल्ली सल्तनत के भी रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। और गवर्नेंस जो है, चाहे मुग़ल्स की बात करते हैं हम या दिल्ली सल्तनत की बात करें, या हम रीजनल पावर्स मराठास की या राजपूतों की बात करें, तो सभी का जो गवर्न करने का तरीका था, जो एडमिनिस्ट्रेट यानी कि शासन करने का तरीका था, मोस्ट ऑफ सिमिलर था। और सबकी अपनी आर्मी हुआ करती थी उस टाइम पे, कोई किसी के दबाव में नहीं रहता था, हर कोई इंडिपेंडेंट रहता था और अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करते थे वो हमेशा। जो उनकी प्रजा होती थी उसका भी देखभाल करते थे, मतलब नॉट कम्प्लीटली, बट हाँ वो उन चीज़ों पे, मतलब जो उनकी सिविलियंस थी उस पर भी वो एक तरीके से ध्यान देते थे। सो अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर, तो बाय द 15th and 16th सेंचुरी द मुग़ल एम्पायर वाज द डोमिनेंट पावर। तो 15th and 16th सेंचुरी तक जो मुग़ल्स थे वो डोमिनेंट पावर में आ चुके थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। इट प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी एंड अ वास्ट रोड नेटवर्क। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करी, एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करी, स्टैंडर्डाइज करिया, रुपी मतलब जिसको हम रुपया कहते हैं वो आया, और रोड नेटवर्क बहुत वास्ट रहे इनके टाइम पीरियड में। अगर आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर पढ़ा होगा, आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली सल्तनत था वो अनस्टेबल रहा है। कोई एक डायनेस्टी वहाँ पे सही तरीके से कम्प्लीटली काफ़ी टाइम तक नहीं रूल करी है। वहाँ पे 5 मेन डायनेस्टी थी और सबका ही अलग अलग टाइम पीरियड रहा है। दिस हेल्प इन स्मूथ इंटरनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, और ये हेल्प इसमें करता था, जो इनके वास्ट नेटवर्क, रोड नेटवर्क्स हुआ करते थे, वो इनको इंटरनल ट्रेडिंग में, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते थे। उसके बाद अगर हम रीजनल पावर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मराठास थे, राजपूत थे, जो दक्कन सल्तनत के लोग थे, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी, दीज किंगडम्स बिकेम मोर पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट। तो 18th सेंचुरी में क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है। अब जो डिक्लाइन होता है ये यूरोपियंस के टाइम पे ही होता है, क्योंकि हमारे लास्ट मुगल रूलर जो हैं वो बहादुर शाह जफ़र 2 होते हैं। अब इनके मतलब वो ख़त्म हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि जो मराठास थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बट हाँ ये होता है कि उनको एक मतलब उनका एक रास्ता क्लियर हो जाता है कि अब जो है मुगल्स नहीं है तो हम पे कौन अटैक कर पाएगा। तो ये जो राजपूत होते हैं और जो मुगल्स मराठास होते हैं थोड़े और पावरफुल हो जाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा हमारे जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें कि मुग़लों के बीच में और राजपूतों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा बॉन्ड रहा है अकबर के टाइम पीरियड से।
क्योंकि वो उन्होंने जोधा से शादी करी थी। तोडरमल के बारे में आपने जाना था। तो राजा जय सिंह जो थे, जो औरंगज़ेब के टाइम पे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों में मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और हमने मराठा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह को भेजा था कि वो शिवाजी को बंदी बनाए और उनको हराए। तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए, मतलब एक नई तरीके से उनको अपनी पावर को दिखाने का मौका मिलता है। उसके बाद गवर्नेंस है, अगर सोसाइटी की बात करते हैं, शासन और समाज की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज जनरली डिसेंट्रलाइज। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत और अकेंद्रीकृत। मीन्स कि मुग़लों के टाइम पे मतलब हर कोई जो है, चाहे मुग़ल्स की बात करें या मराठास की बात करें, अपने अपने एरियाज़ में रूल कर रहे थे। तो इनका कोई एक सेंटर नहीं हुआ करता था, मतलब ये सब मिल के रूल नहीं कर रहे थे, ये अपनी अपनी टेरिटरी में रूल करते थे। और इनकी जो अपनी टेरिटरी वाली मतलब जो इनका खुद का एरिया था, वहीं पर ये सेंट्रलाइज्ड हुआ करते थे, बाकी एरियाज में सेंट्रलाइज्ड नहीं था। और जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सभी रूलर्स को, चाहे वो मराठा रूलर्स हो, राजपूत हो, मुग़ल्स हो, उन सभी को अपना पपेट रूलर बना लिया उन्होंने और सभी पे अपना काम करते थे। तो जो अगर सिंपली बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। रूलर्स कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड ऑब्वियसली जो रूलर्स हुआ करते थे उनके अपने खुद के फाइनेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और यही इनका जो था अल्टीमेट इनकम सोर्स था। Society was organized around complex social structures, guilds and trade association, श्रेणी, which regulated trade and quantity। तो अगर हम बात करें, जो सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज थी कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ जटिल सामाजिक संरचनाएं थी हमारी, जैसे कि गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स सेम थे, कि जो व्यापारी हुआ करते थे उनका एक ग्रुप होता था जिसको हम गिल्ड कहते हैं, और उनको श्रेणीज़ में भी डिवाइड किया जाता था। यानी कि श्रेणी मीन्स कि एक ये कह सकते हैं, हम रैंकिंग दे सकते हैं इसमें, इसके बेसिस पे भी था कि सबसे बड़ा व्यापारी, उसके बाद ऐसे, मतलब रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो और कुछ रूल्स भी, ट्रेड रूल्स हुआ करते थे इनकी अपनी एक यूनियन हुआ करती थी। ये लोग मिल के जो है मार्केट की वैल्यू डिसाइड करते थे कि हमें कितने पे देना, ताकि किसी के बीच में लड़ाई ना हो, और अपनी प्रोडक्शन के लिए खुद की आर्मी भी रखते थे ये लोग। तो ये चीज़ें हमारी गवर्नेंस के अंदर थी, जो कि मेरे टाइम में भी आती थी। तो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड रीजन है, मतलब थर्ड रीज़न है कि इंडिया जो है वेल्थी और प्रॉस्पर था, तो द ट्रांजिशन पॉइंट। अब ट्रांजिशन पॉइंट की अगर हम बात करें, बदलाव कहाँ से आता है, क्यों इंडिया कॉलोनिज़म की तरफ बढ़ता चला गया, क्यों इंडिया कॉलोनिज़म का शिकार हो गया? Before the British political expansion starting around 1757, European traders were just one of many groups trading with India। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन से पहले अराउंड जो है 1757 के टाइम पर जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स के साथ जो है, इंडियन ग्रुप्स के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ द सिचुएशन शिफ्टेड, तो सिचुएशन बदलती कैसे है, किस तरीके से जो हमारी खुद की पावर थी वो यूरोपियंस के पास चली जाती है। सो फ्रॉम एक्सपोर्टर टू रॉ मटेरियल सप्लायर। तो पहले तो वो सिर्फ एक्सपोर्टर रहे हैं यहाँ से, मतलब पहले हम जो इंडिया था जो हमारा, वो पहले एक्सपोर्टर रहा, पहले एक्सपोर्ट किया करता था, पर धीरे धीरे रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन गया। और ये जो रॉ मटेरियल हम सप्लायर बने, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए बने। और यूरोपियंस का क्या था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपनी कंट्री में जाके फिनिश्ड गुड बनाते थे और इंडिया में लाके उसको बेच देते थे। सो बिफोर कॉलोनिज्म इंडिया एक्सपोर्टर फिनिश्ड हाई वैल्यू गुड्स। तो कॉलोनिज्म से पहले जो इंडिया था अपनी खुद के फिनिश्ड गुड, यानी कि अपनी खुद की वस्तुएं बनाकर एक्सपोर्ट करता था, बाहर के देशों में आयात करता था। Under British rule, India was forced to export cheap raw materials like raw cotton, indigo। और जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आ गया तो इंडियंस जो है फोर्सफुली इंडियंस को अपने रॉ मटेरियल्स जो हैं एक्सपोर्ट करने पड़ते थे, वो भी चीप रेट में, सस्ते दामों पर, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी हैवी ड्यूटी के।
अब जैसे कि रॉ कॉटन हो गया, कच्चा कॉटन मतलब कच्चा माल हो गया, जैसे कि कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, स्पाइसेस की बात करते हैं, या फिर सबसे मेन चीज़ इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की भारी डिमांड थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को मैनचेस्टर कहा जाता था यूरोप का, अभी भी कहा जाता है। और हमारे इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखें लॉस ऑफ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। ये सेकंड रीज़न आता है हमारे पास कि हम अपनी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को खो देते हैं। जो हमारी आर्थिक जो पावर थी, जो हमारी खुद के स्वयं के हाथों में थी, जो हमारी ऑटोनॉमी थी, उसको हम खो देते हैं। द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड देन टैक्स रेवेन्यू वॉज यूज टू फंड ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड वॉर्स। और जो हमारी वेल्थ थी, जो हमारी उस टाइम पे इनकम हुआ कर, जो हमारे पास जितना पैसा था वो ड्रेन होता चला गया, वो खाली होता चला गया। क्या होता था कि जो इंडियन टैक्स रेवेन्यू है उसी का यूज़ किया जाता था, ब्रिटिशर्स है वो वॉर्स के अंदर और अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते थे। कैपिटिव मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। इंडिया वॉज मेड अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स imported from Britain like factory made मैनचेस्टर को। जैसे कि मैंने भी बताया कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, अपने देश से एक फिनिश गुड बनाते थे और इंडिया में ला के बेच देते थे। तो होता क्या है कि जो एक कैप्टिव मार्केट बन जाती है हमारी जो इंडिया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टर मार्केट बन जाती है कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट जो हम फिनिश्ड गुड है वो हम इंग्लैंड यानी कि मैनचेस्टर, ब्रिटिश मैनचेस्टर से जो है मंगा रहे हैं। मंगा कह रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती परचेज़ करना पड़ता था और ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो आना ही आना होता था यहाँ पर। सो एक क्विक अगर रिव्यू देखते हैं इस टॉपिक का हम। सो प्री कॉलोनियल इंडिया वाज एन इकोनॉमिक पावर हाउस विद अ सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड अ ग्लोबल ट्रेड हब। तो अगर प्री कॉलोनियल इंडिया की बात करते जो इंडिया था वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस था उस टाइम पर, और मैन्युफैक्चर करता था खुद से चीज़ों को, और ग्लोबल ट्रेड हब था, यानी कि बाहर के देशों में एक इंटरनेशनल लीडिंग ट्रेडर था वो। यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस वेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। अब यूरोपियंस पावर इंडिया क्यों आती है? क्योंकि हमारे इंडिया में वेल्थ ज़्यादा थी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उसकी वजह से हमारे रिसोर्स को लूटने के लिए, हमारी वेल्थ को लूटने के लिए वो आ जाते हैं फिर यहाँ पर। India was rich, skilled and self-reliant before European colonialism changed its economy and destiny. So इंडिया जो था वो बहुत रिच था, स्किल्ड था, सेल्फ रिलायंट था, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट था, अपनी चीज़ों के लिए खुद पे डिपेंड था, उसको किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था, अपना इतना प्रोडक्शन होता था कि लोगों को कभी मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। बट कॉलोनिज़म के बाद ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, इंडिया की आर्थिक स्थिति सब कुछ बदल जाता है। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 3 कि इंडिया जो है क्यों एक वेल्थ एंड प्रॉस्पर कंट्री कहलाती थी बिफोर कॉलोनिज़म एंड आफ्टर कॉलोनिज़म क्या होता है, कि यूरोपियन जब इंडिया तक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे कि जब पोर्तुगीज़ इंडिया आते हैं, वो पहला पुर्तगाल कौन था जो इंडिया आता है, जो यूरोपियन ट्रेडर्स के, यूरोपियन मर्चेंट्स के रास्ते खोल देता है, एक सी रूट पता लगा देता है, वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में इंडिया आ टपकता है। और ये टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अगर अच्छी लगे सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। Thank you so much.